लास्ट क्लास में हम पॉइंट एंड स्ट्रेट लाइन के बारे में बात कर रहे थे। हम डिस्टेंस फॉर्मूला डिस्कस कर लिए थे, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी देखे थे। नहीं, डिस्टेंस फॉर्मूला डिस्कस कर लिए थे, उसके ऊपर हमने कुछ क्वेश्चंस भी देखे थे। ये हमारी कहानी हो गई थी। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा, देखिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल, कैसे हम किसी ट्राइंगल का एरिया फाइंड करते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल, एक हमारे पास ट्राइंगल है, इसके हमें कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं x1 y1। मैंने कोऑर्डिनेट्स एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में एज्यूम करे हैं। इसका कारण क्या है बता दूंगा, मतलब इसका इसे हमें ध्यान रखना है कि हमने एंटी क्लॉकवाइज एज्यूम करे हैं और कोऑर्डिनेट्स का ऑर्डर। क्लियर है। अब मुझसे कहा गया है कि इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करिए, तो मैं कैसे कर सकता हूँ इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड। अगर मैं यहां से कुछ परपेंडिकुलर्स ड्रॉ कर दूं, नाम दे देते हैं ए बी सी। मैं इसका फॉर्मूला लिख देता हूँ, पहले फॉर्मूला आपको याद करना है। इसका एरिया का फॉर्मूला आता है 1/2, सिमेट्री से आता है x1 इंटू y2 माइनस y3, x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये मॉडुलस लगाया है क्योंकि एरिया हमेशा ही क्या होता है, पॉजिटिव होता है। एरिया कभी नेगेटिव नहीं होगा। क्लियर है, आ रहा है समझ में। ड्राइव कैसे करेंगे, देखिए, अगर हम यहां से परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करते हैं। क्लियर है, इन्हें भी कुछ नाम दे दो, डी ई एफ। जरा ध्यान से देखना, ये एक ट्रेपेजियम बन गया है, बोलिए। ये एक दूसरा ट्रेपेजियम बन गया है, बोलिए। और ये एक तीसरा ट्रेपेजियम बन गया है। अगर हम इन दो ट्रेपेजियम के एरिया को जोड़ लें और उसमें से ये वाला ट्रेपेजियम घटा दें, तो क्या मिल जाएगा मुझे, जो चाहिए वो मिल जाएगा, ट्राइंगल मिल जाएगा एबीसी। बोले ठीक है कि नहीं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, ये आपका आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए बी डी ई प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए ई एफ सी माइनस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बी सी एफ डी। बी सी एफ डी, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए बी डी ई कैसे लिखेंगे। ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। ये दो पैरेलल साइड्स हैं, ये कितना हो जाएगा y2, ये कितना हो जाएगा y1। तो सम ऑफ पैरेलल साइड कितना आ जाएगा, हाफ y1 प्लस y2। इनके बीच की दूरी हो जाएगी ये कितना हो जाएगा, यहां से लेके यहां तक x1, और यहां से लेके यहां तक x2। ये कितना हो जाएगा x1 माइनस x2। आ रहा है समझ में। सिमिलरली ये आपका बन जाएगा, परेशानी है। इसे सॉल्व करने पर यही आ जाएगा, सॉल्व करोगे तो
हाफ कोफिशिएंट ऑफ x1 चेक करते हैं कितना आएगा, y1 प्लस y2 और माइनस y1 माइनस y3, तो यही बन जाएगा। इसे सॉल्व करने पर आपका यही बन जाएगा x1 y2 माइनस y3। कोफिशिएंट ऑफ x2 चेक करें, प्लस का आएगा y2 प्लस y3 और माइनस का ये, तो y2 कट जाएगा तो y3 माइनस y1। और कोफिशिएंट ऑफ x3 चेक करोगे तो y1 प्लस y3 माइनस y3 कट जाएगा तो y1 माइनस y2, ये आपके पास आ जाएगा। मॉडुलस मैंने इसलिए लगा दिया है, अगर हमने, अब सुनिएगा जो मैं बोल रहा हूँ, अगर हमने कोऑर्डिनेट्स एंटी क्लॉकवाइज ले रखे हैं तो हमने जो आंसर निकाला है इस एरिया को बड़ा माना, इसको बड़ा माना, इसे छोटा माना। अगर मैं इनके नाम आगे पीछे कर दूं तो कहानी बदल जाएगी। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं ना, रिजल्ट नहीं बदलेगा, केवल साइन बदल जाएगा एरिया का। तो हमें समझ नहीं आ पाएगा कि प्लस आ रहा है या माइनस आ रहा है। तो क्योंकि हमें जब कोई डाटा दिया जाएगा तो हमें कंफर्म थोड़ी कर पाएंगे कि क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है। अननोन डाल दिया किसी भी पॉइंट के अंदर, तो हमें कंफर्म नहीं होगा, इसलिए हम क्या करेंगे, आंसर निकाल लेंगे, उसके बाद मॉड लगा के उसे क्या कर देंगे, पॉजिटिव बना देंगे। और पहले से किसी ने कह दिया है कि नहीं एंटी क्लॉकवाइज ही ले रखे हैं, तो अगर आप ये फॉर्मूला लगाओगे तो मॉड लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। हाँ नहीं नहीं, एरिया पॉजिटिव होगा, लेकिन इसको यहाँ लिख दूं, इसको यहाँ लिख दूं, इसके पे एक माइनस साइन एक्स्ट्रा आ जाएगा, वो आएगा पॉजिटिव। फिर तो आपको कैसे पता कि एरिया ये है या माइनस साइन वाला एरिया है? अननोन्स में चल रहा है ना अभी। नोन पॉइंट होते तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव ही आता, लेकिन अननोन पॉइंट्स है, मैंने x2 y2 इसे बोल दिया है। हो सकता है जब रिप्रेजेंट करने को जाए तो x2 y2 इधर इस साइड बन जाए, तो फंस जाएंगे हम, फिर वो क्लॉकवाइज हो जाएंगे, तो आंसर फिर एक एक्स्ट्रा नेगेटिव के साथ आएगा। तो एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इस फॉर्मूले से अगर नेगेटिव भी आएगा तो हम इसे क्या करेंगे, मॉड लगाकर पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे। ये हमारा सोच होगा उसमें। क्लियर है? तो जब भी अननोन्स आएंगे तब हमें मॉड की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। नोन नोन पॉइंट्स हैं तो प्लस में आ जाएगा या माइनस में आ जाएगा। तो इस तरीके से आप एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड कर सकते हैं। कोई डाउट, कोई परेशानी हो किसी को तो कहिए। आ रहा है समझ में? यहां पर आप कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी भी निकाल सकते हो, कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी। अगर कोई पॉइंट कोलिनियर है, 3 पॉइंट, इसका मतलब क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक एरिया का फॉर्मूला ऐसा भी होता है, लेकिन अभी आपको आता नहीं है, बस लिख लो। डिटरमिनेंट बनाते हैं हम किसका, डिटरमिनेंट्स अभी आपको आते नहीं तो लिखा छोड़ दो, जब हम डिटरमिनेंट सीखेंगे उसके बाद इसको यूज करना स्टार्ट करेंगे। अभी आप इसे लिखा छोड़ दीजिए। हाफ ऑफ डिटरमिनेंट्स ऑफ x1 y1 1, x2 y2 1 एंड x3 y3 1। डिटरमिनेंट्स नहीं आते हैं तो अभी छोड़ देंगे इसे, बस लिख लीजिए। जब आ जाएगा तब कम से कम याद रहे कि डिटरमिनेंट्स की फॉर्म में भी हम एरिया को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसे ओपन करोगे, अगर डिटरमिनेंट ओपन करना भी आपको शायद आता नहीं होगा, आता है क्या? शायद आपको क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ाया होगा बचपन से, शायद सिखाया हो, डिटरमिनेंट सॉल्व किया होगा ना आई जे के लिख के, वही है ये। उसे ओपन करोगे तो यही बन जाएगा। ठीक है ना? करके देखो, x1 इंटू y2 माइनस y3, y1 इंटू एक्स, सॉरी, फिर x2 इंटू, इस तरीके से आप ओपन कर सकते हैं। आ रही बात समझ में? तो अभी लिखा छोड़ दीजिए, हमारे काम का नहीं है, हम इसे यूज अभी नहीं करेंगे, हम तो डिटरमिनेंट पढ़ने के बाद इसे इस्तेमाल करेंगे। अभी तो हमारे लिए एरिया का फॉर्मूला यही है। यहां तक कोई डाउट, कोई परेशानी, कोई तकलीफ हो किसी को तो बोलिए। आ रहा है समझ में? एक दो क्वेश्चन इस पर भी कर लेते हैं एरिया पर। लिखिए, राइट डाउन। if the coordinate of 2 point A and B, if the coordinate of 2 point A and B are if the coordinate of 2 point A and B are 3, 4 and 5, minus 2 respectively, find the coordinate of point P if find the coordinate of point P if PA बराबर PB and area of triangle PAB equal to 10. Find the coordinate of point P
ये नोट कर लिया सभी ने। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P सच दैट PA बराबर PB एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल PAB इक्वल टू 10। ये आपका सवाल है। अब जिस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, एज्यूम कर लीजिए क्या हो जाएंगे कोऑर्डिनेट्स। मान लीजिए x, y है। अब इन कंडीशंस को यूज करना है, इक्वेशन बनानी है, सॉल्व करना है। लॉजिक में कुछ अनोखी बात नहीं है। कंडीशन कैसे बनाएंगे? पी ए और पी बी बराबर है, तो पी ए क्या हो जाएगा आपका? पी ए आपका हो जाएगा x माइनस 3 का स्क्वायर और y माइनस 4 के स्क्वायर का रूट, ये हो जाएगा पी ए। ये बराबर है पी बी के, वो कितना हो जाएगा? x माइनस 5 स्क्वायर और y प्लस 2 स्क्वायर का रूट। कोई डाउट परेशानी हो तो बोलिए। दोनों साइड स्क्वायरिंग कर लीजिए और सॉल्व करिए। तो ये आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4। ठीक बोल रहा हूं? तो कैंसिल हो रहे हैं, उन्हें कैंसिल कर दो। x को इधर लेकर आएंगे तो बनेगा 4x, y को इधर लाएंगे तो माइनस के 12y हो जाएगा 25, ये इससे कट जाएगा और माइनस 4। ऐसी कंडीशन बन जाएगी x और y में। क्लियर है? 4 से डिवाइड करोगे तो ये आपका रिलेशन आ जाएगा x और y में। एक रिलेशन तो आ गया। क्लियर है? दूसरा रिलेशन कहां से आएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल PAB है। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल में ये अननोन है, तो अब इनका ऑर्डर डिसाइड नहीं कर पाएंगे आप कि क्लॉकवाइज होंगे, एंटी क्लॉकवाइज होंगे, कैसे होंगे। दोनों ही पॉसिबिलिटी यहाँ पर बन सकती है। मेरी बात समझ में आ रहा है? तो मैं इसे x1 y1 मान लूं, अंदाजे से कुछ भी मान लिया है, मॉड लगाना पड़ेगा। इसे x2 y2 की तरह मानूं और इसे x3 y3 की तरह अगर एज्यूम कर लूं। अब मेरी बात समझ पा रहे हैं? इसे अगर हम x1 y1 x2 y2 और x3 y3 की तरह अगर एज्यूम कर लें, ये x1 y1 की तरह है। अब लगाइए फॉर्मूला। तो एरिया कितना हो जाएगा? 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ x1 की जगह क्या आ जाएगा? x इंटू y2 माइनस y3, तो -2 -4। ठीक है? प्लस x2 यहां पर 5 है, y3 माइनस y1 तो 4 माइनस y, x3 y1 माइनस y2, ये आपका एरिया बन जाएगा। क्लियर है? सॉल्व करेंगे तो मॉडुलस के अंदर आ जाएगा माइनस के 6x प्लस 20 माइनस 5y प्लस 3y प्लस 6, और 2 को उधर ले जाए तो 20 हो जाएगा। ये बन जाएगा। ठीक है? तो बन जाएगा माइनस के 6x माइनस के 2y प्लस 26 बराबर 20। यहां तक कोई डाउट परेशानी हो तो बोलो। क्लियर है? अब यहां से दो पॉसिबिलिटीज बनेंगी। आइदर ये +20 हो जाए तब भी कोई एतराज नहीं है, और अगर ये -20 हो जाए तब भी कोई एतराज हमको नहीं है। क्लियर है? तो केस 1 अगर ये हमारा क्या हो जाए, +20 हो जाए। केस 2 आ रहा है समझ में? ये हमारा क्या हो जाए, -20 हो जाए। ये पॉसिबिलिटीज बनेंगी। ये सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 6। कितना बन जाएगा? माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो 6x प्लस 2y माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है? एक कंडीशन ये हो गई, और एक कंडीशन हमें पहले निकाली थी ये। इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करने पर मुझे क्या मिल जाएगा? xy मिल जाएगा। निकालेंगे या मैं ही निकालूं? सिमिलरली इन दोनों को भी सॉल्व कर लोगे साइमल्टेनियसली तो आपको xy और मिल जाएगा। तो यहां से क्या बात समझ में आ रही है?
दो आंसर्स आएंगे इस क्वेश्चन पे। आ रहा है कि नहीं बात समझ में? ऐसे दो पॉइंट पॉसिबल होंगे पी, जो ए और बी से बराबर दूरी पर भी हैं और एरिया 10 बनाते हैं। इस बात को मैं जस्टिफाई भी कर सकता हूं। जैसे मान लीजिए ये दो पॉइंट ए पी हैं, प्लीज ये ए पी हैं। अगर आपने 9th क्लास थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा कि ऐसा पॉइंट जो दो एक लाइन सेगमेंट के एक्सट्रीम पॉइंट से बराबर दूरी पर होता है हमेशा, वो पॉइंट किस पर लाई करेगा? वो पॉइंट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर लाई करता है। नहीं पढ़ रखी होगी थ्योरम? कोई पॉइंट यहाँ लोगे और ज्वाइन करोगे, दोनों ट्राइंगल्स कॉन्करेंट बन जाएंगे। ये एंगल 90, ये साइड कॉमन और ये साइड इक्वल, ये लेंथ हमेशा क्या आएंगी? इक्वल आएंगी। तो और कोई भी पॉइंट लाइन सेगमेंट के एक्सट्रीम पॉइंट से, नहीं पता हो तो लिख लीजिएगा, if any point are equidistinct from the extreme point of the line segment, then that point always lie on the perpendicular bisector of line segment. या every, या उल्टा ऐसे लिख सकते हो, every point on the perpendicular bisector of line segment is equidistinct from the extreme point of the line segment. क्लियर है? every point, हाँ, every point on the line segment, perpendicular bisector, every point on the perpendicular bisector is equidistinct, every point on the perpendicular bisector is equidistinct from the extreme point of the line segment. ये फिगर बना लीजिएगा। कोई भी पॉइंट दो पॉइंटों से अगर इक्वल दूरी पर है, कोई भी पॉइंट दो पॉइंटों से अगर इक्वल दूरी पर है, लैंग्वेज की जगह डायग्राम वाले चीजों को ज्यादा यूज किया करो, विजुअल से जल्दी याद होता है। कॉपी में ये बना होगा तो आसान होगा याद रखना कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये सेगमेंट है और ये दूरियां बराबर है। नहीं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर अगर कोई भी एक पॉइंट दिया जाए तो वो पॉइंट एक्सट्रीम पॉइंट से क्या होता है? इक्वल डिस्टेंस पर होता है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो यहां से एक बात समझ में आ गई, कंडीशन यही दे रखी थी, तो यहां से एक आइडिया लग रहा है कि जो पॉइंट है वो किसके ऊपर लाई करता होगा? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर लाई करता होगा। तो जो मैंने ये कंडीशन निकाली थी, अगर आप थोड़ा दिमाग लगाए तो ये कंडीशन काहे की हो जाएगी? इक्वेशन हो जाएगी। ये यही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन हो जाएगी। ये पढ़ाया नहीं है लेकिन अंदाजा लगाना चाहो तो लगा सकते हो, क्योंकि इसके अंदर जो एक्स वाई है वो कौन सा पॉइंट है? पी पॉइंट है। और पी पॉइंट काय पे लाई कर रहा है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे। तो ये पी पॉइंट हमेशा लाई करेगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर, और पी पॉइंट और इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगा? इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा। ये सब बाद में भी सीखेंगे। ये क्या हो जाएगा? इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा। क्लियर है? दूसरी बात, अब देखो एरिया 10 दे रखा है, तो ऐसा पॉइंट अगर ऊपर एग्जिस्ट करेगा तो ऐसा एक पॉइंट नीचे भी एग्जिस्ट कर सकता है सेम एरिया के लिए। इसलिए हमारे दो आंसर्स आए हैं। जब ऊपर लिया होगा तो हमने इस पॉइंट को क्या माना था? x1 y1, इसको माना था x2 y2, इसको x3 y3 तो मान रखा है। तो हमारे पॉइंट हमने क्या माने? क्लॉकवाइज माने। और जब इसको p बोलोगे तो हमने पॉइंट क्या माने? p भी है, ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज। इसलिए हमारे दो आंसर, प्लस लेने पर अलग आंसर आया, माइनस लेने पर अलग आंसर ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो गया है। एक टाइम पर ये क्लॉकवाइज हो गए, एक टाइम पर एंटी क्लॉकवाइज हो गए। इस तरीके से ही दो पॉसिबल आंसर आए। नोट कर लीजिए, कोई तकलीफ हो तो बोलिए। तो सवाल में ये दे रखा है ना, ये कंडीशन तो एप्लीकेबल करानी पड़ेगी। एक्शन ड्राइवन से क्या फर्क पड़ना है? इसमें रोल क्या है? जब मैं लॉजिक सिखा रहा हूँ एक्शन ड्राइवन, इसमें इस बात का रोल कहाँ है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की जरूरत पड़ रही है मुझे? तीन पॉइंट है, दो पॉइंट गिवन थे, उन दोनों पॉइंट से पी की दूरी बराबर है। तो पी की दूरी बराबर है तो पी पॉइंट होगा ए बी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर। जो पी पॉइंट होगा वो किस पर होगा? ए बी लाइन सेगमेंट के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे होगा। क्यों मैं इस बात को बोल रहा हूं? क्योंकि पी पॉइंट से ए और बी की दूरी कैसी है? बराबर है। कोई भी पॉइंट लाइन सेगमेंट की एक्सट्रीमिटी से अगर बराबर दूरी पर होता है तो वो किस लाइन पे लाई करता है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करता है। क्लियर है? आंसर तो निकाल लेंगे दोनों आंसर्स। दो आंसर क्यों आए आपको ये बात भी समझ आ गया होगा। क्लियर है? नोट कर लीजिए।
आ रहा है समझ में? आगे बढ़े, जल्दी से नोट करो भैया। आगे बढ़े, एक और लिखिए। लिखिए, इफ द वर्टाइसेस ऑफ ट्राइंगल, इफ द वर्टाइसेस ऑफ ट्राइंगल हैव इंटीग्रल कोऑर्डिनेट, if the vertices of triangle have integral coordinate, prove that, दोबारा बोल रहा हूं, if the vertices of triangle have integral coordinate, prove that triangle cannot be equilateral, prove that triangle cannot be equilateral। ये भी जेई का प्रीवियस सवाल है। अगर एक ट्राइंगल के वर्टाइसेस कैसे हैं, इंटीग्रल हैं, मतलब x1 y1 x2 y2 x3 y3, ये सब क्या है, इंटीजर हैं, तो ट्राइंगल कभी भी इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं हो सकता। ये प्रूफ करते हैं। इस तरह के सवाल कॉन्ट्राडिक्शन से ही करे जाते हैं। एक ट्राइंगल है, इसके कोऑर्डिनेट्स मान लिए x1 y1 x2 y2 x3 y3। क्लियर है? ठीक है, इसका एरिया लिखोगे तो कितना आ जाएगा, हाफ x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2। ठीक है, यहां से हम ये इंटरप्रेट कर सकते हैं कि अगर x1 y1 x2 y2 x3 y3 अगर इंटीजर्स हैं, तो ये एरिया जो आपका आएगा ये एक रैशनल नंबर होगा। ये सब इंटीजर्स हैं, तो सॉल्व करने पर इंटीजर y2 बनेगा, कैन बी इंटीजर और कैन बी इंटीजर y2, रैशनल कह सकते हैं। तो अगर ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स कैसे हैं, इंटीजर हैं, इंटीग्रल वर्टाइसेस हैं, तो उसका एरिया का आंसर हमेशा कैसा आना चाहिए, रैशनल आना चाहिए, हम कह सकते हैं। इसमें कोई एतराज तो नहीं। अब दूसरा केस, अब क्या ये ट्राइंगल इक्विलेटरल हो सकता है? पहले इसकी साइड की लेंथ निकाल लेते हैं, ए स्क्वायर, इसे हम ए लेंथ बोले। अगर वर्टाइसेस इंटीग्रल हैं तो ए स्क्वायर कितना आ जाएगा, x3 माइनस x2 स्क्वायर y3 माइनस y2 स्क्वायर। सही लिख रहा हूं? ये आपका साइड की लेंथ का स्क्वायर आ जाएगा। और अगर आपकी याददाश्त ठीक हो तो अगर ये ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इसका एरिया हो जाएगा √3/4 ए स्क्वायर। बोलिए, सेम ट्राइंगल का एरिया मैंने दो तरीके से लिख लिया, एक बार इक्विलेटरल मानकर, एक बार इंटीग्रल कोऑर्डिनेट्स मानकर लिख लिया। अब यहां से हमें कंफर्म है कि ये तो एक इंटीजर ही है, और इंटीजर को √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये रैशनल तो आ नहीं सकता। तो यहां से हमने क्या प्रूफ कर दिया कि अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल के सारे वर्टेक्स अगर इंटीजर आ जाएं तो उसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है। इस फॉर्मूले से आ रहा है रैशनल एरिया आना चाहिए था, ये कह रहा है इरेशनल आना चाहिए। इसका मतलब क्या है, जो दो कंडीशन हमने साइमल्टेनियसली सही मान ली हैं वो एक साथ पॉसिबल नहीं है सही होना। तो अगर वर्टाइसेस इंटीग्रल हैं तो वो इक्विलेटरल नहीं होगा, इक्विलेटरल है तो सारे के सारे वर्टाइसेस इंटीग्रल नहीं होंगे, ऐसा हम कह सकते हैं। क्लियर है? तो दो कंडीशन सही मान के हमने क्या किया, देखा कि अगर दोनों सही हैं
तो एरिया एक फॉर्मूले से तो रैशनल आता है और एक फॉर्मूले से इरेशनल आ जाता है। इसका इंटरप्रिटेशन क्या है? ये पॉसिबल ही नहीं है। फिर दो कंडीशन हमने साइमल्टेनियसली सही मानी है, वो कंडीशन क्या हो जाएंगी अब हमारी? दोनों कंडीशन एक साथ सही नहीं होंगी, ऐसा हम कह सकते हैं। क्लियर है? बोलिए। हाँ, अगर आप फ्रैक्शन भी कैसे ले रहे हो? रैशनली तो ले रहे हो फ्रैक्शन को, आप इरेशनल थोड़ी ले रहे हो। हाँ, तभी आ जाएगा रेश। तो इंटरप्रिटेशन नहीं कर पा रहे होंगे उस समय, लगता है फिर यहाँ फंस सकते हो। यहाँ नहीं फंसेंगे क्या? जैसे हाफ 1/3 लेना चाहते हो क्या? तो रैशनल नंबर ले लें, इरेशनल में रैशनल ले लें, मतलब इंटीजर की जगह रैशनल ले लें, कहना चाहते हो? अगर रैशनल होंगे तो ये तो रैशनल वापस से रैशनल आ जाएगा, और ये वापस से रैशनल नहीं आएगा। तो रैशनल के लिए भी क्या होगा, हम ये भी कह सकते हैं कि सारे के सारे कोऑर्डिनेट्स अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल के रैशनल हैं, ये पॉसिबल नहीं है। और सारे के सारे कोऑर्डिनेट्स अगर रैशनल हैं तो ट्राइंगल इक्विलेटरल हो, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है? कुछ कहना चाहते हैं आप? कोई डाउट, कोई परेशानी हो तो कहिए। क्लियर है? क्लियर है? आगे बढ़े, आगे बढ़े। नेक्स्ट लिखिए सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला। क्या होता है भैया सेक्शन फॉर्मूला? दो तरीके से हम सेक्शंस बना सकते हैं, एक को हम बोलते हैं इंटरनल डिवीजन और एक को बोलते हैं हम एक्सटर्नल डिवीजन। स्टार्ट करते हैं। पहले बात करते हैं क्या होता है इंटरनल डिवीजन। हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है जिसके हमें एक्सट्रीम पॉइंट पता है। क्लियर है? क्लियर है? अगर वो कहे कि एक ऐसा पॉइंट बताइए इस लाइन सेगमेंट के ऊपर जिसकी ए से और बी से डिस्टेंसेस का रेशियो गिवन है आपको m/n, तो इंटरनल डिवीजन का मतलब ये होता है कि पी पॉइंट इस लाइन सेगमेंट के ऊपर ही लाई करता होगा। ये पी पॉइंट यहां पर कहीं हो सकता है, सच दैट पी ए अपॉन पी बी कितना आ जाए, m/n आ जाए। तो अगर ये पी पॉइंट ए और बी के बीच, ए और बी के सेगमेंट पर ही लाई करता है, तो सच डिवीजन या सच सेक्शन इज नोन एज इंटरनल डिवीजन। इस तरह के डिवीजन को हम क्या बोलते हैं? इंटरनल डिवीजन बोलते हैं। क्लियर है? यहाँ पर हम इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, वही हमारा सेक्शन फॉर्मूला है। और इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को अगर मैं एक्स वाई एज्यूम कर लूँ, तो फॉर्मूला हमारा आता है, एक्स का आता है mx2 n(x1) अपॉन m+n, और y कोऑर्डिनेट आता है my2 ny1 अपॉन m+n। ये आपके सेक्शन फॉर्मूला आते हैं, इंटरनल डिवीजन के आंसर आते हैं। क्लियर है? ड्राइव कर सकते हैं। ये नोट कर लीजिए, फिर ड्राइव कर लेते हैं।
देखिए ड्राइव कैसे होगा, ध्यान से देखिए। करूं? ड्रॉ द परपेंडिकुलर। पहले सुन लीजिए फिर नोट करिएगा। यहां भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए। कर लेंगे। इसे अगर मैं एम ना, कौन से ट्राइंगल, ये दोनों ले लेता हूं। इसे अगर मैं डी, इसे ई बोल दूं, एफ। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल आपस में कैसे हैं? सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। तो ट्राइंगल ए पी ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी बी डी। बोलिए तकलीफ हो तो? ठीक बोल रहा हूँ? कहानी खत्म। सिमिलर है, आपने पढ़ रखी होगी थ्योरम। करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होता है? सेम होता है। स्टार्ट करते हैं। तो इस वाले ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज और इस वाले ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज क्या रेशियो आ जाएगा? एम अपॉन एन। इस ट्राइंगल का बेस, ये बेस कितना आएगा? यहां से लेके यहां तक एक्स है, यहां से लेके यहां तक एक्स वन है, ये कितना आ जाएगा? एक्स माइनस एक्स वन। सिमिलरली ये कितना आ जाएगा? ये कितना आ जाएगा? वाई एक्स टू माइनस एक्स। बोलिए। और ये कितना आ जाएगा? कहानी खत्म हो गई। दोनों के बेस का प्रोपोर्शन, तो ये आ जाएगा। और दोनों के हाइट का प्रोपोर्शन। कोई तकलीफ हो, कोई परेशानी हो तो बोल सकते हैं। ये आपका आ जाएगा। इसे जब आप सॉल्व करोगे तो यही आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर लीजिए। करिए, मैं डस्टर लेके आता हूँ। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करिए, आपका यही फॉर्मूला आ जाएगा। ये सो जाते हो बीच बीच में क्या? ये कहीं नहीं पाए अभी तक? कहाँ गए थे? क्लास चालू होने से पहले कर करा के बैठा करो यहाँ सब ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप सॉल्व करोगे तो आपको x मिल जाएगा एम एक्स टू। याद करने का तरीका यही होता है, आसानी है। क्रॉस मल्टीप्लाई की तरह एम एक्स टू एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन। सिमिलरली एम वाई टू एन वाई वन अपॉन, क्रॉस करना होता है। इधर वाला रेशियो उधर वाले से, उधर वाला रेशियो इधर वाले से। ये हमारे पास इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला होता है। क्लियर है? अगर मिड पॉइंट की बात करें तो एम और एन क्या हो जाएंगे?
एम और एन क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो क्या आ जाएगा फॉर्मूला, तो ये आपके पास मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे x1 प्लस x2 y2 एंड y1 प्लस y2 y2। क्लियर है, नोट कर लीजिए। नाइन टेंथ क्लास में जो आपके चैप्टर्स हैं ट्राइंगल क्वाड्रिलेटरल, जो ज्योमेट्री बेस्ड चैप्टर थे, सारी की सारी थ्योरम्स रीड करके आइएगा। ड्राइव नहीं करनी है, लेकिन आपको याद होनी चाहिए थ्योरम्स, ठीक है ना। तो नाइन टेंथ की बुक लेकर, जैसे उसमें सवाल थे ना कि डायगोनल पैरेललोग्राम के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, इस तरह की जो थ्योरम्स थी सब आपको याद होनी चाहिए, उनकी हमें जरूरत पड़ेगी इस क्वेश्चन करते टाइम पर। क्लियर है। तो अगली क्लास में सभी लोग नाइन टेंथ क्लास में जो ट्राइंगल और क्वाड्रिलेटरल नाम का चैप्टर था, सर्कल ट्राइंगल क्वाड्रिलेटरल, तीनों चैप्टर्स की थ्योरम ड्राइव ड्राइव नहीं करनी है, आपको याद होनी चाहिए। पहले से याद हो अच्छी बात है, नहीं याद हो तो नहीं याद करके आइएगा। क्लियर है। दूसरा केस है हमारा एक्सटर्नल डिवीजन। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है ए बी। एक्सटर्नल डिवीजन का मतलब होता है कि जो पॉइंट पी ए और बी को डिवाइड कर रहा है m/n रेशियो में, वो पॉइंट पी इस लाइन पर होगा, लाइन सेगमेंट पर नहीं होता। जैसे मान लीजिए रेशियो 3:1 है, 2:1 है, इसका मतलब क्या होगा, पी पॉइंट की ए पॉइंट से दूरी डबल होगी पी पॉइंट की बी पॉइंट से दूरी से, होगा इस लाइन पर ही। तो इधर इस लाइन को एक्सटेंड करेंगे तो इधर कहीं आ रहा होगा पॉइंट पी, तो पी की ए से डिस्टेंस और पी से की बी से डिस्टेंस का रेशियो ये आ जाएगा आपका। तो एक्सटर्नल डिवीजन का मतलब क्या होगा, उस लाइन पर सेगमेंट के बाहर होगा, उस लाइन पर सेगमेंट के बाहर होगा। क्लियर है। अब वापस वही कहानी है डेरिवेशन की। तो x1 y1 अगर ये पॉइंट है, x2 y2 अगर ये पॉइंट है, ये हमें निकालना है, इसे हमने xy नाम दे दिया। और रेशियो p से a की दूरी और p से b की दूरी का रेशियो आपको m/n दे रखा है। क्लियर है। तो आपका फॉर्मूला आता है ये आपके फॉर्मूले आते हैं एक्सटर्नल डिवीजन के। ठीक है। ड्राइव करने का लॉजिक भी एग्जैक्टली वही है जो पहले था, सिमिलर ट्राइंगल्स। अब m ये पूरा का पूरा m है, यहां से यहां तक बोलो, और n रेश ये वाला है। तो ट्राइंगल्स कौन कौन से बनाओगे आप, एक तो बड़ा ट्राइंगल बनाओगे मुझे लगता है, और एक छोटा बना लो। नहीं, इसे अगर मैं डी और इसे ई बोल दूं, तो अब कौन कौन से ट्राइंगल यूज करोगे, ट्राइंगल ए पी ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल बी पी डी, ऐसा आप कह सकते हो। कहां पर थे, नीचे थे क्या पान, हाँ। ये ले जाओ, इसे हटा दो, साफ हो जाए, साफ करके देख लेना, हटा दो मेरे। क्लियर है। ये ट्राइंगल सिमिलर है तो फिर वापस से वही पुरानी कहानी, अगर सिमिलर है तो बड़े वाले ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज अपन छोटे वाले का हाइपोटेन्यूज m/n। बोलिए बोलिए, बड़े वाले ट्राइंगल का ये बेस ये कितना है, x-x1 अपॉन छोटे वाले ट्राइंगल का बेस y माइनस, क्या कर दिया, बड़े ट्राइंगल का बेस यही है ना, गलती कर दी क्या, बड़े वाले का हाइपोटेन्यूज छोटे का हाइपोटेन्यूज। बड़े वाले का बेस कितना है, ये कितना आ रहा है, सही तो लिखा है x-x1, और यहाँ कितना आ जाएगा x-x2। ऐसे ही y-y1 और y-y2 सॉल्व करोगे तो यही रिजल्ट मिलेंगे। तो सिमिलर ट्राइंगल यूज करके आप इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन के फॉर्मूले फाइंड कर सकते हैं, मिड पॉइंट निकाल सकते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ प्लस आया था, इसमें क्या आ गया है, माइनस आ गया। ठीक है, क्लियर है।
ये पॉइंट ए बी के ऊपर होगा या नीचे होगा, ये हम पता कर सकते हैं रेशियो को देख के। ए पॉइंट से ज़्यादा दूर है या बी पॉइंट से ज़्यादा दूर है। यहाँ पर अगर 2:1 रेशियो था तो ए पॉइंट से दूरी ज़्यादा थी, इसलिए हमने इस साइड लिया। इस साइड लेते तो क्या होता, ए पॉइंट के पास हो जाता एज कम्पेयर टू पॉइंट बी। होगा इस लाइन से, लाइन के ऊपर ही, या तो सेगमेंट के ऊपर होगा तो इंटरनल डिवीजन, और लाइन पर होगा सेगमेंट के बाहर होगा तो एक्सटर्नल डिवीजन। ये हमारे फॉर्मूले होते हैं। पहली बार पढ़ रहे हो क्या? पढ़े होंगे 10th, हमें लगता है। ये तो नहीं पढ़े क्या? पढ़े होंगे 10th में है मुझे लगता है सेक्शन फॉर्मूला तो। नोट कर लीजिए, कोई डाउट परेशानी हो तो बोलिए। तो ये आपके पास फॉर्मूले हैं इंटरनल डिवीजन का और एक्सटर्नल डिवीजन का। कोई डाउट कोई परेशानी हो तो कहिए। क्लियर है? अब कई सवालों में क्या होता है, जैसे आपको ये सवाल दिया जाए, एक पॉइंट है, पॉइंट भी दे रखा है आपको, ये किस रेशियो में काटता है, तो हमेशा हम m/n एज्यूम नहीं करते। इसे हम क्या एज्यूम करते हैं, k/1, मतलब एक को 1 मान लेते हैं। दो वेरिएबल की जगह एक ही वेरिएबल दिखाना प्रेफर करते हैं। बात बराबर ही है, क्योंकि m रेशियो n, ये रेशियो ही तो है, तो इससे आप m/n/1 भी तो लिख सकते हो, m/n को k बोल सकते हो। तो अगर आपको कभी अपनी साइड से रेशियो एज्यूम करना हो तो आप एक वेरिएबल कम बनाने की कोशिश करिएगा, k/1, λ/1 ऐसा मानिएगा, ना कि m/n ऐसा मत मानिएगा। पहली बात समझ गए। दूसरी बात, आपको अगर ये पता ही नहीं है कि डिवीजन इंटरनल है या एक्सटर्नल, तो आप बाय डिफॉल्ट आप मान लीजिएगा उसे इंटरनल। जैसे आपसे कहा गया इन व्हाट रेशियो सी डिवाइड ए बी, सी किस रेशियो में डिवाइड करता है ये कहा गया। तो आप क्या करेंगे, आपको कुछ नहीं पता किस रेशियो में डिवाइड करता है, तो आपने तो इंटरनल मान लिया, मान लिया k/1 मान लिया। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा। अब आप क्या करेंगे, सी पॉइंट कॉर्डिनेट निकाल। अब आप k/1 मान लिया, सी पॉइंट तो आपको पता है, मान लो ये पॉइंट आपको क्या है, नोन पॉइंट है, पता है। अगर ये पता है तो आपकी कंडीशन क्या बनेगी, kx2 प्लस x1 अपॉन, आपने ये एज्यूम कर लिया इंटरनल है, ये पता नहीं इंटरनल है कि नहीं, आपने एज्यूम कर लिया, तो यहां से आप k निकाल सकते हो। अगर k की वैल्यू पॉजिटिव आती है, k हमने क्या माना था, रेशियो, रेशियो लॉजिकली तो ऑलवेज पॉजिटिव ही आना चाहिए। क्लियर रखिए, अगर पॉजिटिव आता है इसका सेंस क्या है कि ये डिवीजन कैसा है, इंटरनल डिवीजन ही है, जो हमने माना था वो सही है। क्लियर है? और खुदा ना खास्ता आपका के मान लो नेगेटिव आ जाए, तो ये डिवीजन उस केस में क्या होगा, के की वैल्यू नेगेटिव हो ही नहीं सकती। नेगेटिव क्यों आ गया है, क्योंकि हमने गलत फॉर्मूला लगा दिया है। अगर हमें माइनस लगा देते तो ऑटोमेटिकली वही के क्या आता, पॉजिटिव आ जाता। तो के अगर नेगेटिव आ जाए तो आप क्या बोलोगे, जैसे मान लो के बराबर फॉर एग्जाम्पल -2 आ गया, तो आप क्या बोलोगे, ये एक्सटर्नल डिवीजन है और रेशियो कितना है, रेशियो तो 2:1 ही है। माइनस साइन केवल अगर के की वैल्यू नेगेटिव आती है तो माइनस साइन किस बात को सिग्निफाई करता है कि डिवीजन एक्सटर्नल डिवीजन है, और रेशियो में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, रेशियो आपका वही नंबर आ जाएगा। क्लियर है? बाय डिफॉल्ट, क्योंकि हम हमसे अगर ये कहा जाएगा इसे काटता है, किस रेशियो में काटता है, तो हम ये नहीं मानते कि एक्सटर्नल है कि इंटरनल है, हम तो चुपचाप बाय डिफॉल्ट इंटरनल का फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर लेते हैं। फिर के का वैल्यू निकालते हैं कि अगर पॉजिटिव आ जाएगा तो कोई तकलीफ ही नहीं है, जो माना था वो बिल्कुल सही है, और के अगर नेगेटिव आ जाए तो इस बात का सिग्निफिकेंस क्या है, बोलिए, ये डिवीजन एक्सटर्नल डिवीजन है, रेशियो में कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस तरीके से हम बात कर सकते हैं सेक्शन फॉर्मूला के बारे में। कोई डाउट कोई परेशानी कोई तकलीफ हो तो कहिए। क्लियर है? आ रहा है समझ में? क्लियर है? हटाया, नोट कर रहे हैं अभी? मॉड्यूल में से आप क्वेश्चन करना चालू कर दीजिएगा, जो आर्टिकल्स से पढ़ाता जा रहा हूँ। एरिया ऑफ ट्राइंगल के जो भी सॉल्व एग्जांपल्स इन चैप्टर एक्सरसाइज में कर लीजिएगा, पूछते जाइएगा। ठीक है? पढ़ रहे हैं?
तो चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसके इन चैप्टर एक्सरसाइज हो, सॉल्व एग्जांपल्स हो, उन्हें ट्राई कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ें। एक हाथ क्वेश्चन नोट कर लीजिए सेक्शन फॉर्मूले पे भी। जल्दी लिखो। आगे बढ़ें। राइट डाउन। डिटरमाइन द रेशियो, determine the ratio in which the line, determine the ratio in which the line, in which the line 3x plus y minus 9 equal to 0, divide the segment, divide the segment joining the points 1 3 and 2 7। ये लाइन है, वो इस सेगमेंट को किस रेशियो में काटती है पूछा है। ये लाइन का इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन लाइन को रिप्रेजेंट करती है, अभी सीखेंगे ये भी। ये लाइन इस सेगमेंट को दिस लाइन डिवाइड द सेगमेंट इन व्हाट रेशियो, ये सवाल है, किस रेशियो में ये काटता है। एक लाइन का इक्वेशन दे रखा है, ये लाइन इस सेगमेंट को किस रेशियो में काटता है, ये सवाल है। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। आपको नहीं पता तो मैंने फिगर ऐसे बनाया कि लगे इंटरनल डिवीजन है, होगा तो ठीक, नहीं होगा तो ठीक, और एज्यूम कर लिया रेशियो क्या है। तो ये पॉइंट इन दोनों पॉइंट को केस टू वन में डिवाइड कर रहा है, तो वाई यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला आप इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई की तरह, 2k प्लस 1 इंटू 1 अपॉन k प्लस 1, ये हो जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट, 7k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1, ये हो जाएगा वाई कोऑर्डिनेट, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस 1, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। क्लियर है। और ये पॉइंट अब क्या करेगा, इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। क्लियर है, करा दीजिए। तो 3 टाइम्स 2k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1, 7k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1 माइनस 9 इक्वल टू 0। सॉल्व कर लेते हैं, तो आएगा 6k प्लस 3, एलसीएम भी ले लेता हूँ साथ ही साथ में, 7k प्लस 3 एलसीएम लेंगे तो माइनस 9k माइनस 9 इक्वल टू 0, 13 माइनस 9 4k और माइनस 3 इक्वल टू 0। के आपका आ जाएगा 3/4। एक ऐसा आया है, पॉजिटिव आया है, इसका मतलब हमने जो डिवीजन माना इंटरनल, वो ये इंटरनल ही है, और रेशियो कितना आ गया, 3:4 इसका रेशियो आ जाएगा। तो ये लाइन इस सेगमेंट को 3:4 रेशियो में इंटरनली डिवाइड करती है।
इस तरीके से हम कर सकते हैं। क्लियर है? जैसे कल मैंने आपको एक बात सिखाई थी, अगर आपको याद आ रहा हो तो, कि अगर हमें प्रूफ करना है कि ये पैरेललोग्राम है तो हम क्या प्रूफ करते हैं? अपोजिट साइड्स इक्वल प्रूफ करते थे। ये बात हम सेक्शन फॉर्मूले से ही प्रूफ कर सकते हैं। जो मैं कह रहा हूँ थ्योरम पढ़ के आइएगा। एक थ्योरम होती है, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट टू ईच अदर। ठीक है ना? तो अगर आपको ये चारों पॉइंट दिए जाएं तो आप क्या करोगे? बी और डी का मिड पॉइंट निकाल लीजिएगा, और ए और सी का क्या निकालिएगा? मिड पॉइंट। और दोनों अगर सेम आ जाएं, इसका मतलब क्या है? डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये पैरेललोग्राम हो जाएगा। क्लियर है? तो सेक्शन फॉर्मूला से आप पैरेललोग्राम की कंडीशन भी डेवलप कर सकते हो। क्या क्या कंडीशन होगी पैरेललोग्राम की? डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट टू ईच अदर। तो दोनों डायगोनल का मिड पॉइंट निकालो, और अगर वो सेम पॉइंट आ जाए, कॉन्साइड कर जाए, तो आप क्या समझ पाएंगे कि क्वाड्रिलेटरल क्या है? पैरेललोग्राम। क्लियर है? तो ये ज़्यादा आसान तरीका होता है किसी भी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूले के कंपैरिजन में। अगर आपको कभी भी प्रूफ करना है कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम, तो आप क्या प्रूफ कर दोगे? कि इसके डायगोनल्स का मिड पॉइंट निकाल लेना। चारों वर्टेक्स दे रखे होंगे, ये पता है, ये पता है, तो मिड पॉइंट आ जाएगा। ये दोनों पता है तो इसका ही मिड पॉइंट आ जाएगा। अगर मिड पॉइंट दोनों का क्या आ जाए? सेम आ जाए, कॉन्साइड कर जाए, तो ये ज्योमेट्री या ये क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाएगा? आपका पैरेललोग्राम हो जाएगा। नहीं पता हो तो नोट कर लीजिए, पता है तो अच्छी बात है। ठीक है? जैसे क्वेश्चन मेरे पास लिखा है, प्रूव दैट द पॉइंट -2 -1 इसी ऑर्डर में होंगे, 1 0 4 3 एंड 1 2 आर द वर्टाइसेस ऑफ पैरेललोग्राम। इज इट अ रेक्टेंगल? फिर ये भी पूछा है। पहले तो प्रूफ करना है कि ये पैरेललोग्राम है, उसके बाद ये पता करना है क्या ये रेक्टेंगल भी है क्या। तो चारों वर्टेक्स दे रखे हैं, इसी ऑर्डर में दे रखे होंगे। बोल दे तो अच्छी बात है, नहीं बोले तो जो ऑर्डर दे रखा है उसी में आप ऑर्डर में ले लिया करिए। ठीक है ना? ये वर्टेक्स आपको दे रखे हैं चारों पैरेललोग्राम के। सवाल क्या है उसका? क्या ये पैरेललोग्राम है? तो डिस्टेंस फॉर्मूले से जाओगे थोड़ा टाइम लगेगा आपको, तो यहाँ पर हम डिस्टेंस की जगह क्या जाएंगे? सेक्शन यूज कर लेंगे। क्या करेंगे? ए और सी का मिड पॉइंट निकालेंगे, तो वो कितना आ जाएगा? -2 + 4/2 -1 + 3/2। कितना आ गया ये? 1 1। और बी और डी का भी निकाल लो, तो 1 + 1/2 और 2 + 0/2, ये भी कितना आ गया? इसका मतलब क्या है? मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड मिड पॉइंट ऑफ बी डी आर द सेम, इट मींस ए सी एंड बी डी बाइसेक्ट टू ईच अदर, इट मींस दिस क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम तो हो जाएगा। क्लियर है? बोलिए। अब उसने अगर ये कहा है कि आप इसे रेक्टेंगल भी प्रूफ करो, तो क्या करना? डायगोनल्स की लेंथ और इक्वल कर दो। इसके बाद क्या करो? ए सी की और बी डी की लेंथ निकाल कर देख लो इक्वल आती है कि नहीं। अगर इक्वल आ जाए तो पैरेललोग्राम है, और इक्वल सॉरी रेक्टेंगल है, और इक्वल नहीं आए तो रेक्टेंगल नहीं है। निकालो ए सी। ए सी आपका आएगा 1 - 1 2 आ जाएगा ए सी तो। और बी डी आपका आ जाएगा, नहीं इक्वल नहीं आ रही, 6 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर। बहुत डिफरेंस आ रहा है, इक्वल नहीं है। बोलिए। इसका मतलब क्या होगा? ये रेक्टेंगल नहीं है, पैरेललोग्राम है। इट्स अ पैरेललोग्राम बट नॉट अ रेक्टेंगल, ऐसा आप कह सकते हैं। क्लियर है? बोलिए। इस तरह के सवाल कर लेंगे, रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम, इस तरह की बातें कर सकते हैं। बोलिए। क्लियर है? क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं किसी को? कोई भी? आगे बढ़े। इस तरह के क्वेश्चंस मिल सकते हैं सेक्शन फॉर्मूले पर, बहुत बेसिक फॉर्मूले हैं, हर सवाल में लगेंगे, अपने आप प्रैक्टिस हो जाएगी इनकी तो एंड आते आते। ठीक है? हटाऊं? आगे बढ़े। नेक्स्ट लिखिए, सेंटर्स ऑफ ट्राइंगल। सेंटर्स ऑफ
ट्राइंगल। सेंटर्स ऑफ ट्राइंगल। सबसे पहला है इसमें सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड क्या होता है भैया? चार पांच तरीके के सीखेंगे, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर, एक्स सेंटर और सेंट्रॉइड। पहला हम डिस्कस कर रहे हैं क्या? सेंट्रॉइड। क्या क्या जानकारी है आपके पास? पहली जानकारी तो नहीं हो तो आप नोट करते जाइएगा। सेंट्रॉइड क्या होता है? इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ, लिखिए, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल। इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल। क्लियर है? एक लाइन और लिख लीजिएगा, मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल्स आर कॉन्करेंट। ऐसा फिगर नहीं बनेगा, कई लोग गलती से ऐसा फिगर बना सकते हैं जल्दबाजी में, मीडियन के चक्कर में, एक ये मीडियन है, एक ये मीडियन है और एक ये मीडियन है, तो आगे तीन सेंट्रॉइड। दूसरी लाइन क्या लिख लीजिए, मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल्स आर कॉन्करेंट। कॉन्करेंट का मतलब क्या होता है? ऐसी लाइंस जो एक ही पॉइंट से पास करें। तीन या तीन से ज्यादा लाइन अगर एक ही पॉइंट से पास करती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? कॉन्करेंट लाइंस बोलते हैं। कॉन्करेंट का मतलब हिंदी में होता है संगामी, इससे हमारा संगम वर्ड है, इलाहाबाद का संगम। संगम मीन्स कॉन्करेंट, तीन रिवर एक जगह पर आके मिल रही होती है। क्लियर है? CONCU आर कॉन्करेंट, ENT कॉन्करेंट स्पेलिंग होगी कॉन्क्यूरेंट। हिंदी में संगम, संगामी ये वर्ड यूज करते हैं। लाइंस आर कॉन्करेंट। क्लियर है? तो लाइंस कैसी है हमारी? कॉन्करेंट लाइन है। गलती हो गई है क्या? करेक्ट कर दीजिए गलत हो गया हो तो। नहीं, तीन लाइंस अगर कॉन्करेंट हैं, कॉन्करेंट लाइन किसे बोलते हैं? तीन लाइंस अगर एक पॉइंट से पास करें, दो पॉइंट के लिए, दो लाइनों के लिए बात नहीं करेंगे, तीन या तीन से ज्यादा लाइंस के लिए बात करेंगे तो हम कॉन्करेंट लाइंस बोलते हैं। तो यहां हमने क्या सीखा कि तीनों की तीनों मीडियंस कॉन्करेंट होती हैं, तो इसलिए एक पॉइंट पर काटेंगे। इसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? इस पॉइंट को हम सेंट्रॉइड कहते हैं। नॉर्मली रिप्रेजेंट पूरे चैप्टर में से जी से करते हैं, कैपिटल जी से नॉर्मली रिप्रेजेंट करते हैं। पहला हमने क्या सीखा सेंट्रॉइड के बारे में? मीडियंस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, मीडियंस कॉन्करेंट होती हैं, तो एक ही सेंट्रॉइड आएगा। क्लियर है? बोलिए, कोई तकलीफ है? दूसरी जानने की बात देखिए, जो सेंट्रॉइड होता है ये मीडियन को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है इंटरनली। टू डिस्टेंस होती है वर्टेक्स से, वन होती है साइड से। ये आपको याद होना चाहिए। सेंट्रॉइड जो होता है वो मीडियन को किस रेशियो में डिवाइड करेगा? 2:1 में। आपने 9-10 में कभी प्रूफ भी शायद किया होगा, मैं नहीं करूंगा ज्योमेट्री से, आप चाहो तो 9-10 की बुक में ढूंढिएगा, कहीं ना कहीं आपने किया होगा। ठीक है? सेंट्रॉइड जो होता है वो मीडियन को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। इंटरनल डिवीजन है, इंटरनली डिवाइड करता है। क्लियर है? इतनी कहानी क्लियर है? अगर आप कैसा भी ट्राइंगल बना लो, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, अगर मीडियन बनाने की कोशिश करोगे तो मीडियन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमेशा क्या आएगा? सेंटर्ड आएगा। ट्राइंगल के हमेशा अंदर ही आता है। ट्राइंगल के हमेशा क्या आएगा? चलो इस बात को थोड़ी देर बाद जस्टिफाई कर दूंगा तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा, अभी छोड़िए। अब हम सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। जैसे मान लो मैं वर्टाइसेस दे रखे हैं x1 y1, x2 y2 और x3 y3। ठीक है, ये ट्राइंगल के वर्टाइसेस गिवन है। कोई कहे आपसे सेंट्रॉइड निकालो तो क्या आप निकाल सकते हो? निकाल सकते हैं। कैसे? डी पॉइंट बी और सी का मिड पॉइंट है, बोलो। तो डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे? जाग रहे हो? अगर डी पॉइंट बी और सी का मिड पॉइंट है तो डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे? x2 प्लस x3 y2, y2 प्लस y3 y2। और जी पॉइंट इस लाइन को 2:1 में डिवाइड कर रहा है। अगेन अप्लाई द सेक्शन फॉर्मूला। क्या करोगे? 2 इंटू दिस, बोलिए। जी निकालने के लिए क्या करेंगे? 2 इंटू दिस, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 2 कट जाएगा, x2 प्लस x3 आएगा। फिर 1 इंटू x1 लिख देता हूं भैया पूरा, 2 इंटू दिस, 1 इंटू x1 अपॉन 2 प्लस 1। सिमिलरली 2 इंटू y2 प्लस y3 y2 प्लस 1 इंटू y1 अपॉन 3। ये आपका आ जाएगा, सॉल्व करने पर आ जाएगा आपका x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3,
y1 प्लस y2 प्लस y3 ये हमारे पास क्या आ जाता है, सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं। कोई डाउट, कोई परेशानी, कोई तकलीफ हो तो कहिए। ये क्या होगा, हमारे पास कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड आ जाते हैं। क्लियर है? याद करना मुश्किल काम नहीं है। सीधे सीधे हमने क्या किया, तीनों को जोड़ लो, 3 से डिवाइड कर दो, चाहे एक्स हो चाहे वाई हो, दोनों में ही लग जाएगा फॉर्मूला, और हम सेंट्रोइड निकाल सकते हैं। ठीक है, एक बात बताइएगा, ये पॉइंट आपका x1 y1 है, ये पॉइंट आपका x2 y2 है, और ये पॉइंट आपका x3 y3 है। ठीक है, ये मिड पॉइंट निकालोगे तो क्या आएगा, x2 प्लस x3 y2 एंड y2 प्लस y3 y2। ये मिड पॉइंट निकालोगे तो क्या आएगा, x1 प्लस x3 y2 y1 प्लस y3 y2, और ये मिड पॉइंट निकालोगे तो क्या आएगा। इसमें कोई एतराज तो नहीं है आपको? अब अगर मैं आपसे बोलूं कि DEF ट्राइंगल का क्या आप सेंट्रोइड निकाल सकते हो, बताना कितना आएगा। मेरा सवाल है सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल DEF, जरा बताइए कितना आएगा। नहीं निकाल पा रहे क्या? DEF ट्राइंगल का सेंट्रोइड क्या आएगा, सेम ही आ जाएगा, वही आ जाएगा जो पहले हमारा G आया था, मतलब x1 प्लस x2 प्लस x3 y3 एंड y1 प्लस y2 प्लस, सही बोल रहा हूँ ना? देखो x1 y2 यहाँ आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, जुड़ के x1 हो जाएगा, x2 y2 x2 हो जाएगा, x3 y2 x3 हो जाएगा अपॉन 3। यहाँ से एक बात समझ में आई कि किसी भी ट्राइंगल का सेंट्रोइड निकालें या उसके मिड पॉइंट से बनने वाले ट्राइंगल का सेंट्रोइड निकालें, बात तो बराबर है। ऐसा समझ नहीं आया? अगर मैं कहूं इन तीनों को लेकर भी सेंट्रोइड बनाया जाए, मिड पॉइंट फिर ले ली जाए, अब भी सेंट्रोइड क्या आएगा, सेम ही आएगा। अगर और बनाया जाए इस तरीके से, अब भी क्या आएगा, सेम ही आएगा। तो इस प्रोसेस को अगर आप इन्फिनिट टाइम तक करते जाएं तो क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, और बीच में जाके क्या हो जाएगा, पॉइंट जैसा मिलेगा, वो पॉइंट क्या होगा, सेंट्रोइड ही होगा। अगर आप सेंटर ऑफ मास पढ़ रहे होंगे आजकल तो आपने शायद यूज किया होगा कि सेंटर ऑफ मास हम ट्राइंगल का सेंट्रोइड पर मानते हैं। जरूरत नहीं पड़ी इसकी, अभी ट्राइंगल का नहीं है, आ जाएगा फिर एक आध दिन में। सेंटर ऑफ मास चल रहा है ना क्लास में, तो एक आध दिन में आ जाएगा, तो आपको सर बताएंगे कि सेंटर ऑफ मास हम कहाँ एज्यूम कर लेते हैं ट्राइंगल का, सेंट्रोइड। आपको समझ में आ जाएगा सेंट्रोइड पे क्यों कर लिया है। इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा, इस लाइन, इस लेंथ का, इस रॉड का इस जगह पर, इस रॉड का इस जगह पर, इस रॉड का इस जगह पर। अभी 3 सेंटर ऑफ मास आ गए, अब इन दोनों का यहाँ, इन दोनों का यहाँ, इन दोनों का यहाँ, ऐसे करते करते आप कहाँ पहुंच जाओगे, ट्राइंगल के सेंट्रोइड पर पहुंचोगे। तो ट्राइंगल का सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है, सेंट्रोइड पर होता है, ये बात आपको समझ में आ रही होगी। और किसी भी बॉडी का सेंटर ऑफ मास, इस तरह की बॉडी का सेंटर ऑफ मास तो बॉडी के अंदर ही होगा। जैसे ट्राइंगल बनाते जाओगे तो अंदर ही तो जाते जा रहे हो, तो यहाँ से हम एक लाइन और बोल सकते हैं, जो सेंट्रोइड होगा दैट ऑलवेज लाई इनसाइड द ट्राइंगल। सेंट्रोइड हमेशा ट्राइंगल के अंदर ही लाए करता है, ट्राइंगल के बाहर नहीं जा सकता, चाहे कैसा भी ट्राइंगल हो। तो पहले तो ये डायग्राम बना के लिख लीजिएगा कि सेंट्रोइड ऑफ एबीसी और सेंट्रोइड ऑफ डीईएफ आर द सेम। चाहे और करना चाहो तो और अंदर जा सकते हो। ट्राइंगल के मिड पॉइंट, ट्राइंगल के साइड्स के मिड पॉइंट से बनने वाले ट्राइंगल का, सॉरी, ट्राइंगल का सेंट्रोइड और साइड के मिड पॉइंट से बनने वाले ट्राइंगल का सेंट्रोइड सेम ही होता है। क्लियर है? इस लॉजिक से हमने बोला कि सेंटर ऑफ मास ऑफ ट्राइंगल हम कहाँ एज्यूम कर लेंगे, सेंट्रोइड पर आप यूज कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? क्लियर है? कोई डाउट, कोई परेशानी हो किसी को तो बोलिए। और यहां से ये भी कह सकते हैं कि सेंट्रोइड ऑलवेज लाई इनसाइड द ट्राइंगल। एक बार इस तरह का सवाल पूछा था, कौन कौन से ट्राइंगल के अंदर भी हो सकते हैं, कौन से बाहर हो सकते हैं, या कौन से हमेशा ही अंदर होंगे। तो सेंट्रोइड क्या होगा, ऑलवेज लाई इनसाइड द ट्राइंगल। क्लियर है? बोलिए। अब देखो ये एक बहुत बढ़िया सवाल होता है
अगर मैं आपको एक सवाल दे देता हूं, एग्जाम्पल करके लिखिएगा। सवाल थोड़ा उल्टा सा होता है। कई लोग बोलते हैं कि ट्रायंगल के साइड के मिड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट पता है। ये सवाल दिया जाता है, पूछा जाता है व्हाट इज द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल एबीसी। एग्जाम्पल है, डाटा नहीं है, बस है एग्जाम्पल ही। ये सवाल है। तो डायरेक्ट हम आंसर क्या लिख सकते हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। कई लोग इसे निकालने के लिए ये वर्टेक्स को निकालने को ट्राई करते हैं। जिनको पता नहीं होता वो क्या करते हैं, इसे मानते हैं, इसे मान लेते हैं, इसे एज्यूम कर लेते हैं, फिर इन दोनों का मिड पॉइंट है, ऐसे कंडीशंस बनाते हैं बहुत सारी, फिर सॉल्व करके तीनों वर्टेक्स निकालते हैं। वर्टेक्स निकालने के बाद सेंट्रॉइड निकालते हैं। तो हमें निकालने की आवश्यकता नहीं है। ट्राइंगल्स के मिड पॉइंट्स अगर पता हो तब भी हम ट्राइंगल का डायरेक्ट सेंट्रॉइड लिख सकते हैं। हमने यही सीखा था, वर्टेक्स से बनने वाले ट्राइंगल का सेंट्रॉइड या मिड पॉइंट से बनने वाले, साइड्स के मिड पॉइंट से बनने वाले ट्राइंगल का सेंट्रॉइड क्या होता है, सेम ही होता है। क्लियर है? कोई डाउट, कोई परेशानी हो तो बोलिए। क्लियर है? इसके आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आप चाहो तो मुझे मॉड्यूल दिखा दीजिए स्ट्रेट लाइन चैप्टर का।